हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्त, आप जुड़ चुके हैं संभव एक्सप्रेस के साथ और संभव एक्सप्रेस में आप देख रहे हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज के साथ में आपको याद रखना मेरे साथी, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ में हम लोग चलते हैं टेस्ट सीरीज की दुनिया में और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त, पिछले वीडियो का 50 नंबर का क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को लिए छोड़ा था। इसमें बहुत सारे बच्चे सही जवाब दिए हैं और कुछ कमेंट में गलत भी आंसर आया है। चलिए कोई बात नहीं, तो देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है और उसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे। पहले अभी देखते हैं, ये बेटर इंडिया ये बेटर इंडिया ये बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ध्यान रखना है मेरे दोस्त, है ना। चलिए, गुरु चरणदास, रतन टाटा, NR नारायण मूर्ति या शशि थरूर। तो दोस्त इसका जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब, NR नारायण मूर्ति। चलिए, ये आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। कुछ लड़कों का सही भी आया है, कुछ विद्यार्थियों का गलत भी हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, तो अब चलते हैं आज के टेस्ट सीरीज का ये पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे, है ना। कह रहा है कि बीजों को किस प्रकार अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है? ठंडे एवं शुष्क अवस्था में, ठंडे एवं नम अवस्था में, गर्म एवं शुष्क अवस्था में, गर्म एवं नम अवस्था में। याद रखना है, बीजों को किस प्रकार अच्छी तरह परिरक्षित किया जा सकता है। तो इसके लिए आप याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में परिरक्षित किया जा सकता है। चलिए, तो आप जुड़े हुए हैं संभव एक्सप्रेस के साथ, जितना संभव हो उतना आप तेजी से क्वेश्चन पढ़ें और ऑप्शन देखें और आंसर लगाएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र, है ना, श्रेणी में 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 प्राप्त किया है? बताएंगे, ओपनहाइमर, द ब्रूटलिस्ट, अनोरा या कॉनक्लेव? बताएंगे। तो चलिए, इसमें जो आप ऑप्शन देख रहे हैं वो सी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी, अनोरा। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम और बिहार। बता सकते हैं। तो देखेंगे, यहां से पकड़ा सकता है क्वेश्चन, राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आप समझ में आया संबंधित कौन से राज्य है? तो ये संबंधित है आपका राजस्थान से, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक और सही जवाब हुआ मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG 2023-24 रिपोर्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। बता सकते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु क्या हो सकता है? तो 2023-24 में जिस रिपोर्ट में वो लिया गया है आपका उत्तराखंड को, याद रखना मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5वां ये है, निम्न में से किस देश को उसकी उर्वरता के कारण रोटी की डालिया कहा जाता है? बताएंगे, रूस को, यूक्रेन को, जर्मनी को या पोलैंड को? किसे कहा जाता है मेरे साथी? तो याद रखना है, यूक्रेन को रोटी की डालिया कहा जाता है। तो आप कमेंट में बताएंगे मेरे साथी, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी बार बार पूछा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा मेरे साथी, वो क्वेश्चन है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान, देखिएगा, रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? कहता है R नरकेसे, G मिडल, सैमुअलसन द्वारा, WA लेविस द्वारा। किसे के द्वारा? तो रोलिंग प्लान जो दिया गया था मेरे साथी वो है गुरनार मिडल के द्वारा, यानी G मिडल के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे साथी,
अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें, सजाना है जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है। देखिए क्या क्या होगा, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य और लोकतांत्रिक, ये लिखा हुआ है जहां तहां से क्रमबद्ध में 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। इसको अब संविधान में प्रस्तावना के तहत कैसे लिखा गया, पहले कौन होगा फिर कौन होगा अब फिर कौन होगा। चलिए तो पहले इसमें जो होगा संप्रभुता होगा। क्या होगा मेरे साथी, संप्रभुता होगा। उसके बाद जो है संप्रभुता के बाद होगा समाजवादी, ध्यान रखना है, समाजवाद याद रखना है। और उसके बाद होगा संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, तब होगा आपका धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष के बाद होना चाहिए संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो लोकतांत्रिक होगा, फिर लोकतांत्रिक, उसके बाद हो गया गणराज्य, याद रखेंगे तब होगा गणराज्य। तो ध्यान देखिए संप्रभुता कितना में है, तो नंबर 1 में है। और समाजवाद कितना में है, तो समाजवाद 3 में है। और धर्म देखना है तो धर्मनिरपेक्ष कितना में है, तो 2 में है। और लोकतांत्रिक कितना में है, तो 5 में है। और गणराज्य कितना में है, तो 4 में है। देखेंगे साथी, यही आपका आंसर बना। आंसर क्या है मेरे साथ, यहाँ पे देख लेंगे 1 3 2 5 4। इसी तरह हमारे संविधान में इसको प्रस्तावना में लिखा गया है संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्म, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो इसी तरह से इसमें सजाना है। ऑप्शन 1 3 2 5 4 देखेंगे, 1 3 1 3 1 3 यहाँ आया, 1 3 ठीक है, 2 5 4 2 5 4 ठीक है, 1 3 2 5 4। ऑप्शन डी आपको मिल गया आंसर। चलिए तो इस तरह का आप समझ सकते होंगे क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल का प्रवर्तन में रह सकता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, 2 माह, 3 माह, 6 माह या 12 माह दे रहा है। इसमें 6 माह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 6 माह तक के अनुमोदन में रह सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये हुआ है ना, चीड़ के पेड़ सामान्यतया निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय होता है, देखिएगा कहाँ मिलता है, टाइगा, उष्णकटिबंधीय, मानसून, भूमध्यसागरीय, सवाना, मिल तो गया। चीड़ का पेड़ जो है सदाबहार में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन मानसून क्षेत्र में पाए जाने वाले। ये बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब होगा मेरे साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपका स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपके साथ में, ये रहा मेरे साथी, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस या चीन। ध्यान देना है कि एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है आपका चीन है मेरे साथी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, क्या क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो ये नदी के द्वारा होता है। याद रखिए, तो नदियों में जल की जो शुरुआत में उसकी तेज गति से तीव्र धारा अगर निकलती है तो वो जुआवस्था में कहलाती है, ध्यान रखेंगे। और धीरे धीरे अगर जाकर के कुछ एड़े तिरछे जिसको बोलते हैं, अगर इस तरह से सर्पिलाकार में हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था में हो जाते हैं। और जब उसके बाद ये समतल भूमि पर धीरे धीरे अपने पानी को है ना अंततोगत्वा अपने से बड़े नदियों में या सागर या समुद्र में जब विलीन होने लगते हैं तो वहां पे उनकी धारा बिल्कुल शिथिल पड़ जाती है। तो वैसे क्षेत्र में उसको वृद्ध कहते हैं। तो अब क्या है, भी आकार में काटने का पावर किसके पास होगा। जो नदी का धारा गिरेगा इसमें हड़ाक से तो कौन सा पानी काटेगा। तो ध्यान देंगे उसमें जब भी काटेगा तो वो तीव्र गति से जो चलने वाली धारा होगा उसी से काटा जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं युवा। तो क्वेश्चन है कि भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा हो सकता है। युवा नदी, प्रौढ़ नदी, वृद्ध नदी, इनमें से बताइए। सभी के द्वारा। तो इसमें सभी के द्वारा नहीं हो सकता है, इसका आंसर होगा बिल्कुल आपका ये युवा नदी होगा मेरे साथी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है। जलधारा जो होता है एक गर्म होता है, दूसरा होता है जो ठंडा होता है। ज्यादा ध्यान देना है, गर्म और ठंडा ये दो जलधारा होते हैं। और देखिएगा गल्फ स्ट्रीम कह रहा है कि कैसा होगा। तो मेरे साथ इसका बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आ ई के पहला अक्षर कोई भी आ जाएगा तो वो गर्म होगा, और अगर कोई इसमें गा आएगा पहला अक्षर तो गर्म में होगा। याद रखना, वहां पे ध्यान देना है, बहुत इजी ट्रिक है, इसे समझ सकते हैं आप। और गा वाला मिल गया आपका गल्फ स्ट्रीम तो क्या हो गया, गर्म होगा। ध्यान देना है। आप बोलेंगे कि सर कि ठंडे वाला में क्या, तो ठंडे वाला में यह होता है ना कि उसके शुरुआत अक्षर ला हो, चाहे आधा ला हो, या बीच में हो, अंतिम में हो, अगल में हो, बगल में हो, अगर वो ला वाला आता है तो अधिकांशतः मोस्टली जो है वो हो जाएगा आपका क्या, ठंडी जलधारा। अब आप इसको अपने सेक्शन में जाकर लिख करके देखिएगा कि जैसे मान लीजिए आपने लिखा ग र अम्मा, है ना, तो देखिएगा ये गरम क्या होता है, तो आग। आग क्या होता है, आग होता है गरम। तो ये नहीं अभी आपको बता रहे थे कि आ ई उ ए, अगर इस तरह से कोई भी आ जाएगा तो समझिए कि वो गर्म है, और गा भी आ जाएगा तो गर्म है, और माँ भी आ जाएगा तो गर्म है। यानी आग कैसा होता है, तो गर्म होता है। आ ई वाला में से कोई भी अगर पहला लेटर लेकिन आना चाहिए, उसके बाद ला आएगा, उससे मतलब नहीं है। पहला लेटर में अगर आ वाला कोई भी आ जाए, गा आ जाए, रा आ जाए, माँ आ जाए, है ना, तो देखिएगा ये सब जो है क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, ठंडी है, गर्म है, सामान्य है या बर्फीली है, तो गर्म हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। समझ में आ गया होगा तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा समय नहीं गवाते हुए फटाक फटाक चलना है और देखना है सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे कर तो तांबा, चांदी, टीन, लोहा। तो लोहा से परिचित नहीं थी, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे, है ना। चलिए, कांस्य युगीन के बाद आया था ताम्र युगीन, उसके बाद में आया था आपका लौह युगीन, है ना, याद रखना है। तो लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, क्या कहता है, ध्यान देना है। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं, वैदिक यज्ञों की विधि है, प्रारंभिक आर्य संस्कृति का वर्णन है, हिंदू देवी देवताओं के कार्यों का वर्णन है। तो सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद में है, याद रखना है। तो उसमें क्या है, तो ईश्वर स्तुति के मंत्र दिए गए हैं मेरे साथी। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सटीक और सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। किस जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं। किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राथमिक खाद्य श्रृंखला, या मृदीय खाद्य श्रृंखला, या अप्रद खाद्य श्रृंखला, या चारण खाद्य श्रृंखला। तो जहां से मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को हम लोग कहते हैं, ऑप्शन सी में आपको डाला गया है अप्रद खाद्य श्रृंखला, बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। देखिएगा क्या नहीं पाया जाता, ल्यूकोसाइट पाया जाता है, लिपोसाइट पाया जाता है, मोनोसाइट पाया जाता है, तीनों तो पाया जाता है, कौन नहीं पाया जाता है। तो देखिएगा कौन नहीं पाया जाता है, कोन्ड्रोसाइट नहीं पाया जाता है, इसलिए आंसर आपका डी ही होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये मेरे साथी, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। लाल रुधिराणु, तंत्रिका कोशिकाओं, अस्थि कोशिकाएं, शुक्राणु। आपको तो पता होना चाहिए कि शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ध्यान देने। ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। देखिए चर्चा में रहे कच्चा तिब्बू द्वीप कहाँ स्थित है। देखिएगा ये आपका भारत है, मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पे एक द्वीप है, इधर श्रीलंका है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो द्वीप हैं वो निर्जन द्वीप हैं, उसको जो है दोनों देशों के बीच में उसके लिए झड़प चलती रहती है। और ये जो है 76 तक तो देखें विवाद ही में रहा है।
तो यहाँ क्वेश्चन ये है मेरे साथी कि चर्चा में रहे कच्चा टिप्पू द्वीप कहाँ स्थित है। तो देखना है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच, केरल और श्रीलंका के बीच, अंडमान निकोबार द्वीप और म्यांमार के बीच, कच्छ की खाड़ी, ये सब कुछ नहीं होगा। आप याद रखेंगे कि यहाँ भारत और श्रीलंका, तो भारत का लास्ट वाला यहाँ पे पड़ेगा क्या, तमिलनाडु, और इधर क्या हो जाएगा श्रीलंका, है ना। तो तमिलनाडु और श्रीलंका मतलब भारत और श्रीलंका, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कच्चा टिब्बू द्वीप विवाद भारत और श्रीलंका के बीच में है मेरे साथी, ध्यान रखना है। भारत रत्न 2024 से सम्मानित किस व्यक्तित्व के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किसान दिवस। एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के बताइए, इन्हीं के संबंध में जन्म दिवस के शुभ अवसर पर किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह, आपका आंसर डी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलेंगे तो आप कमेंट में बताएंगे किसान दिवस कब मनाया जाता है। किसान दिवस बड़ा इजी है, किसान दिवस कब मनाया जाता है मेरे साथी, आप कमेंट में जरूर इसका आंसर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हाल ही में 12,000 T20 में रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार, टीम सऊदी। बताएंगे यहाँ पे खिलाड़ी का नाम है, किसी टीम का नहीं, याद रखना है विराट कोहली इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। विराट कोहली जी 12,000 T20 में रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये रहा स्क्रीन पे, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की। महान धर्म का मतलब शाक्य राजकुमार गौतम थे, जिनका नाम सिद्धार्थ था, है ना, जो आगे चल के गौतम बुद्ध बन गए। अगर नाम होगा तो ठीक है, महावीर, सिद्धार्थ, अजातशत्रु, अशोक। देखिएगा क्या आंसर होगा, शाक्य राजवंश के इसमें से कौन व्यक्ति हैं, तो वो आपको बताया मैंने, जो सिद्धार्थ हैं, गौतम है, जिनको आगे चल करके बुद्ध भी कहे गए, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र, है ना, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पर किस शासक ने, है ना, किस शासक ने पहली बार जीता। हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए तो चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ जीत हुई थी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही जवाब है मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहास में, याद रखेंगे इतिहासकार कौन था। महमूद गजनबी के समय में हसन इमामी, उत्वी, फिरदौसी या चंद्रबरदाई, बताइए, है ना। तो इसमें आपका महमूद गजनबी के समय में उत्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिरदौसी का लिखा हुआ एक पुस्तक है शाहनामा, याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है फिरदौसी का शाहनामा। और चंद्रबरदाई के आप लोग कमेंट में बताएंगे कि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया कौन से ग्रंथ हैं, है ना। चलिए, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है ना। चलिए, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में, या 15वीं और 16वीं शताब्दी में। तो आपको भक्ति संस्कृति का भारत में जब पुनर्जन्म हुआ, वो मेरे दोस्त आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 15वीं और 16वीं शताब्दी में बिल्कुल आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, देखना है, हुमायूं एवं शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, ये दोनों युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध कब होता है, क्या 1543 में, या 1539 में, या 1556 में, या 1564 में। आप देख रहे होंगे कि इन दोनों की लड़ाई जो है आपका 1539 और 1540 इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 1539 में, और बिलग्राम का युद्ध 1540 में, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा मेरे साथी, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण
2350 है ना, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया गया। माने खुदाइयों में प्राप्त वस्तु एवं बर्तनों की समानता से या गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की खुदाइयों में मिले अवशेष द्वारा या रेडियो कार्बन परीक्षण सी माने कार्बन 14 सी मतलब कार्बन 14 द्वारा हड़प्पा एवं प्राचीन पश्चिमी सभ्यताओं के बीच संपर्क के विवरण से, आपने पढ़ा होगा इतिहास में C14 के द्वारा इंपॉर्टेंट रहा है। किसके द्वारा? तो C14 के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। चलिए किसके द्वारा रहा है भाई? आपका रेडियो कार्बन परीक्षण C14 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षा किसे कहा गया है? उनके गुरुजी होंगे चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी को, या रविन्द्रनाथ टैगोर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या गोपाल कृष्ण गोखले को? बताइए किन्हें कहा गया? महात्मा गांधी का अंतरात्मा का, है ना, याद रखना है, उनके रक्षक इनमें से गोपाल कृष्ण गोखले जी को ही कहा गया है। ध्यान रखेंगे मेरे साथी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला ये रहा, यारडंग बनने का प्रमुख कारण है। यारडंग बनने का प्रमुख कारण है हवा द्वारा परिवर्तन, हवा द्वारा निक्षेपण या हवा का अपर्दन, है ना। इनमें से कोई नहीं। जब हवा के द्वारा जो मिट्टी के कटाव होंगे, बड़े बड़े टीले जो होंगे, चट्टान होंगे, उनके किनारी और गोल से उनके किनारी और निचले भाग जो है हवा के माध्यम से उसका कटाव हो जाता है ना। तो उसी तरह के हवा के अपर्दन से बने हुए भूभाग के आकृति को हम यारडंग कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन आपका हवा का अपर्दन बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा मेरे साथी। यारडंग भूभाग है, भूमिका वह संरचना है जो हवा की कटिंग हवा से कट करके बनता है ना। निम्न में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? आपका भारत के इधर लक्षद्वीप सुने होंगे कि पश्चिम में ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है, यानी कि कोरल द्वीप से बना हुआ है, प्रवालीय है ना द्वीप। तो इस प्रवालीय द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्या कवरती, मिनिकॉय, ऑन्ड्रेट द्वीप या विलिंगटन द्वीप? याद रखना है। तो लक्षद्वीप में जो लक्षद्वीप समूह जो है उसमें कई द्वीपों हैं, तो इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो साथी याद रखना है आपको ऑप्शन सी ऑन्ड्रेट द्वीप। बहुत ही जबरदस्त इसका आंसर है, ऑन्ड्रेट द्वीप सबसे बड़ा इसका द्वीप है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? पौधे के तने में विकास करता है। पेड़ पौधे का जो पत्तियां हुई उसमें नहीं, जो तना होगा इसी में। ये जड़ी है, इसमें नहीं। तो क्या है? याद रखना है, ये तना है। तो तना को इंपॉर्टेंट है। तना को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। तना वाला भाग को मजबूती प्रदान करता है। क्या उसके लिए एथिलीन है कि साइटोकाइनिन है, एब्सिक एसिड है कि जिबरेलिन है? तो याद रखेंगे यहाँ पे आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यही एक ऐसा हार्मोन है जो जिबरेलिन है, ये तना को विकास में मदद पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। श्वसन भागफल 1 से कम होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन्स में, वसाओं में, सामान्य भोजन में? याद रखना श्वसन भागफल जो होता है 1 से कम होता है, वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट में। किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट में। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये मेरे साथी, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। यानी पृथ्वी पर सबसे पहला वह जीव का नाम बताना है और वो अपने माध्यम से ऑक्सीजन को भी प्रकट करता था। ध्यान रखिएगा, अब पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, यानी सबसे पहला जीव भी था। नाम जानते होंगे आप, बायोलॉजी में पढ़े होंगे। साइनोबैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा, हरित शैवाल या जीवाणु, इनमें से कौन हो सकते हैं? ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, अब बहुत बिजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको, है ना। इसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन आपका ये है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिक्की के द्वारा किस राज्य को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिएगा, हरियाणा, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, किसे किया गया है? तो फिक्की के द्वारा किस राज्य को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आपके पास बिहार है मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 16 से 18 फरवरी 2025 तक 3 दिवसीय इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी, अयोध्या, हरिद्वार, प्रयागराज। 3 दिन के लिए ये चला था आपका प्रयागराज में। ध्यान रखना है कहाँ चला था? प्रयागराज में, यानी डी में इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए फटाफट आप आंसर देते चलिए, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए, आप आंसर लगाते चलिए, है ना। भारतीय मूल, है ना, अब कह रहा है यहाँ पे किसने ग्रैमी अवार्ड 2025 की अमेरिकी म्यूजिशियन जीती है? बताइए, चंद्रिका टंडन या त्रिवेणी टंडन, रवीना कौर या इंदिरा नूई, कौन हो सकते हैं? हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, आगे आने वाला याद रखना है कि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिल्कुल चंद्रिका टंडन भारतीय मूल के हैं। चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी अवार्ड 2025 अमेरिकी म्यूजिशियन जीती है। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? कब रहे थे? 1970 से 71, 67 से 69, 64 से 66 या 66 से 67? मेरे दोस्त जान लें, मोरारजी देसाई जो बने थे उनका काल है 1967 से 69। ऑप्शन बी में बिल्कुल इसका सही जवाब सुनिश्चित है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन जो है मेरे साथी वो ये रहा आपके स्क्रीन पे, 37 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य, राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों में संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। अनुच्छेद कितने के तहत देखना है? 49, 48, 47, 46, किसमें? तो जितना प्रकार के राज्य में या हमारे राज्य के अलावा राष्ट्रीय स्तर के जितने भी स्मारक हैं उनको सुरक्षा और संरक्षित करने के लिए, है ना, वो आपका अनुच्छेद 49 यानी 49 में वर्णित है मेरे साथी। चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल। देखिएगा कदम रसूल क्या है? तो एक प्रकार का मस्जिद है। ध्यान रखिएगा कदम रसूल क्या है। हाँ यहाँ लिखा हुआ भी है, ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ है? पूर्णिया, गौर, अलवर, मांडू। बताइए कहाँ है? देखिएगा कितना अच्छा है, कदम रसूल, नाम बड़ा अच्छा है भैया। लगता है ना कि कोई मिठाई का नाम हो रहा है ना, रस कदम वगैरह। चलिए ठीक है, कदम रसूल मस्जिद कहाँ है? तो याद रखिए ये गौर में है। कहाँ है? गौर में। दोस्त आप जानते होंगे गौर कहाँ पड़ता है? तो ये बनता है आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना है। यहां निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? नागेश्वर, चहुंदड़ो, मंदा या कालीबंगा। याद रखना है। तो राजस्थान में इंपॉर्टेंट जो है मेरे साथी वो है कालीबंगा, यानी डी इसका आंसर बिल्कुल सटीक और सही होगा मेरे साथी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है मेरे साथी? पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्न से किस खेल से संबंधित है? क्या वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल या फुटबॉल? पेनाल्टी कॉर्नर जो होता है मेरे साथी वो हॉकी से लिया गया है और हॉकी से ही संबंधित है। चलिए ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना।
सही कथन को पहचानना है। स्थैतिक घर्षण संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करता है। गतिक घर्षण संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक तलों के संपर्क पर निर्भर करता है। या गतिक घर्षण गुणांक, क्या कह रहा है, गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। कह रहा है कि सही कथन को पहचानिए मेरे साथी। तो ये जो है गतिक घर्षण गुणांक जो होता है हमेशा स्थैतिक घर्षण गुणांक से क्या होता है, तो कम होता है। यानी बिल्कुल ये बात सही लिखा हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। डॉपलर प्रभाव किस पर लागू होता है? केवल ध्वनि तरंगों पर, केवल प्रकाश तरंगों के लिए, ध्वनि एवं प्रकाश दोनों के तरंगों के लिए, इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है, तो डॉपलर प्रभाव जो है प्रकाश एवं ध्वनि दोनों तरंगों पर यह कार्य लागू करता है। इसलिए ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही और सटीक जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन को हम ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, है ना। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था, कहां हुआ था भैया? ये तो विदेश में हुआ होगा। तो भारत में कि रूस में कि ब्रिटेन में कि संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहां हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। चलिए क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश बताइए। चाय का सबसे ज्यादा चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया और भारत। याद करेंगे तो उत्पादक अगर कह रहा है, देखिएगा उत्पादक कह रहा है तो बिल्कुल सही जवाब आपका चीन हो जाएगा। कभी कभी पूछेगा मेरा दोस्त कि उत्पादक, उत्पादक के साथ में उपभोक्ता, क्या कहेगा? उपभोक्ता, भोक्ता। याद रखें दोनों प्लस रहेगा। उत्पादन भी करता है और साथ से उसका उपभोग भी करता है। भारतीय है ना, हर घर में देखते होंगे कि चाय जरूर बनता है और लगभग आदमी इसे अछूता नहीं है। लगभग लोग पीने का प्रयास करते हैं और पीते भी हैं। कुछ ही चंद लोग हैं जो नहीं पीते हैं। याद रखें और याद रखना है कि उत्पादक, है ना, संसार में चाय का मुख्य उत्पादक चीन हो गया। और अगर निर्यातक में आ जाए तो देखेंगे श्रीलंका को, श्रीलंका जो है चाय के निर्यातक में सबसे आगे है। उत्पादक में चीन हो गया, निर्यातक में श्रीलंका हो जाएगा और उत्पादक प्लस उपभोक्ता में भारत हो जाएगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन ये मेरे साथी, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? चलिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है, अब बहुत इजी में पकड़ा जाएगा। सोलोन, अफलातून, हिपोक्रेटस, सुकरात, नाम से पकड़ा गया होगा ना। यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो हिपोक्रेटस को कहा गया है मेरे साथी। क्लियर? चलिए आप संभव एक्सप्रेस में जुड़े हुए हैं, इसलिए संभव एक्सप्रेस में मैं एक्सप्रेस की तरह पढ़ा रहा हूं, है ना, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर, मथुरा, वृंदावन या बंगलुरु? अब भैया वृंदावन नाम है जी, वृंदावन मत मार देना, है ना। ये वृंदावन गार्डन जो है वो मैसूर है मेरे साथी। कहाँ है? मैसूर है, मैसूर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, देखते मेरे दोस्त। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्तियां उदाहरण है किसका? मौर्य कला का, गुप्त कला का, गंधर्व कला का या चोल कला का? ध्यान देंगे नटराज की जो मूर्तियां हैं वो जो प्रसिद्ध है किसके लिए? चोल कला का। याद रखना है ना। 47 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से रहा। और 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है मेरे साथी, है ना। मोहम्मद गौरी कहां का शासक था? मोहम्मद गौरी कहां का शासक था? पर्सिया का, अफगानिस्तान का, इराक का या तुर्की का? याद रखना है तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के प्रमुख शासक था। ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, बड़ा इजी क्वेश्चन था वो। अगला क्वेश्चन आपका 49 का क्वेश्चन इस तरह का है ना। देखना है, इस पर कथन है, विचार करना है। पानीपत के तृतीय युद्ध आप जानते होंगे कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था। एक पॉइंट ऐसे हो गया। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी, सभी बात है, मराठों की पराजय हुई थी। लेकिन इसके कौन से कारक हैं वो इसमें दो पॉइंट मैं आपको पहले बताया। अब अगला पॉइंट देखना है कि आखिर इसकी हार हुई थी उसके कारण क्या था।
कह रहा है कि सदाशिव की कूटनीतिक गलतियां, यस, सदाशिव जो मराठे से थे, है ना, इनकी जो गलती है वो कूटनीतिक कहीं ना कहीं इसका फेलुअर था, याद रखेंगे। और अभी मैं बताया कि पानीपत के तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली, देखिएगा यहाँ पे, अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापति, बिल्कुल इनका नेतृत्व जो था इंपॉर्टेंट था, इसके चलते ये भारी पड़ रहे थे। मराठा सेना में देखिएगा बहुत से अनाड़ी, हाँ यही कहने का मतलब है कि नए नए सैनिक वे भर्ती ले लिए गए थे और तत्काल उनको बिना प्रशिक्षण के उतार दिया गया, जिसके चलते हार का बहुत बड़ा घातक यहाँ पे साबित हुआ था। तो 3 पॉइंट जो आपने देखा तीनों अभी तक बिल्कुल सही है। अगला है कि मराठा सेना के एक सेना नायक इब्राहिम खान गर्दी, ये भाई गलती पॉइंट है, ये उनमें था ही नहीं, यानी 1 2 3, 1 2 और 3 बिल्कुल आपका सही होगा। ऑप्शन है नहीं है 1 2 3 एक में ही है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। ये 49 क्वेश्चन हुआ और आज के वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन जो मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं, देखेंगे, मैं पढ़ देता हूं और आप इसका ऑप्शन देखेंगे और सही में जो होगा वो कमेंट में आप आंसर करेंगे। 50 नंबर का क्वेश्चन है, मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से है। मुगल वंश जानते होंगे, मुगल वंश बाबर से शुरू होकर के और आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय 1857 की क्रांति तक चला गया होगा, ठीक है ना। तो वहां से है वही संबंध लोधी वंश, लोधी वंश का नाम सुना होगा। ये लोधी वंश जो है दिल्ली सल्तनत काल में, जानते होंगे आप लोग, गुलाब खिले तो सुन लो, है ना, गुलाब वंश और खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट में लोधी वंश। तो लोधी वंश का कह रहा है कि किससे था, अब सुनिएगा, बहलोल लोधी से, दौलत खान लोधी से, इब्राहिम शाह लोधी से या सिकंदर लोधी से। तात्पर्य ये हुआ कि मुगल बादशाह में बहादुर शाह जफर द्वितीय का जो स्थान रहा होगा उसी से संबंधित आपसे पूछा जा रहा है कि लोधी वंश में निम्न में से कौन से शासक से संबंध रहा है। यही आपको ऑप्शन तो मैंने समझिए कि क्लियरिंग कर दिया, आपको आंसर खाली देना है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, आप कमेंट में लिखेंगे ABCD में कौन सा सही होता है। तो चलिए मेरे दोस्त, इसी 50 नंबर क्वेश्चन के साथ आज का सेशन में समाप्त करता हूं और आपको फिर मिलूंगा नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ में। तब तक विदा लेता हूं। जय हिंद, जय हिंद।